हाय एवरीवन। आज की जो वीडियो है ना उसमें हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ बिहार के बारे में एंड नेशनल पार्क ऑफ बिहार। उनसे जुड़ी हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स और बातें वो हम जानेंगे और थोड़ा ब्रीफ जानेंगे कि हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह क्या होते हैं। तो वीडियो काफ़ी डिले हो गई है क्योंकि जॉब भी देखना होता है और उसमें से टाइम निकाल कर आपके लिए वीडियो बनाना होता है। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डैट वन, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कैसे मैनेज करूँ और साथ ही साथ ये बोर्ड पे लिखने में और कंटेंट को कंसाइज करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से एक डिजिटल बोर्ड अरेंज करूँ ताकि वीडियो बहुत ही फ्रिक्वेंटली आपके पास आए। तो आज की जो वीडियो है ना उसमें हम बात करेंगे नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ बिहार के बारे में। ठीक है, देखिए वीडियो शुरू करने के पहले इसमें दो तीन चीज़ें आप जान लीजिए कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब क्या होते हैं वो जानना होता है हमें। और साथ ही साथ कुल कितने हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क बिहार में है और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फीचर्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हमको देखना होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क होता क्या है। ठीक है ना, और इसका हमें ज़रूरत क्यों पड़ा, है ना। सबसे पहली बात तो यही है। तो देखिए 1970s 60s में क्या था ना कि पोचिंग बहुत ज़्यादा, हंटिंग एंड पोचिंग बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा। और उस समय उतना डेवलपमेंटल वर्क था भी नहीं, यानी कि हमारा फॉरेस्ट कवर लगभग मतलब काफ़ी ज़्यादा एरिया में कुछ कुछ डेंस फॉरेस्ट थे। तो उस डेंस फॉरेस्ट में अलग अलग वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होते थे, तो उनके स्किन के लिए, उनको उनके मीट के लिए हंटिंग बहुत ही लार्ज स्केल पे होता था। कोई रोक टोक नहीं था, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी में अलग अलग स्टेप्स और इनिशिएटिव ले रहे थे वो, तो इंडिया नहीं कर पा रहा था, या फिर इंडिया भी उनको देख कर इंस्पायर हुआ और फिर जाके हम सबसे लैंडमार्क है हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है। तो ये तो हो गया उसके लिए। तो यहीं पे हमारा बात आता है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है ना, तो ये एक इस डायरेक्शन में वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया गया हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो यहीं पे आता है हमारा सबसे पहला जो है ना इम्पॉर्टेंट, जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसमें कि वो डिफाइन करते हैं, एक डिफाइन इन द सेंस नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में उनकी डिफिनेशन देते हैं, वो बताते हैं क्या है वो, लेकिन उनके बीच में स्ट्रिक्ट डिफरेंस क्या है वो ये एक्ट नहीं बता पाता है। ठीक है ना, लेकिन उसमें हमें नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में मेंशन होता है कि ये हैं क्या, बेसिकली इनका पर्पस क्या है, हम कैसे कंजर्व कर रहे हैं चीज़ों को। क्लियर है। तो इस वीडियो को शुरू करने के पहले, यानी कि कितने हमारे बिहार में कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह हैं, हम ब्रीफली देखते हैं कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व, इन सब में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, देखिए नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों का डिफिनेशन जो है ना वो हमको मिलता है कहाँ पे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। एग्जाम में कई बार सीधा पूछ लेता है कि ये एक्ट कब आया था। क्लियर है। इसके बाद देखिए, ये तो हमको वहाँ चलता है पता। अब आता है पता कि हमारा जो हिंदुस्तान, इंडिया है ना, वो वर्ल्ड का पहला ऐसा कंट्री है, वर्ल्ड का पहला ऐसा कंट्री है जो कि इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ के लिए खासकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल प्रोविज़न डाला है, लीगल प्रोविज़न। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें नेशनल पार्क को क्या कहता है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे हमारा इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बहुत ही ज़्यादा हाई है, उस इकोलॉजिकल एरिया में काफ़ी ज़्यादा हमारा नेचुरल हैबिटेट है, वहाँ पे फ्लोरा एंड फौना है, जो कि अगर लॉस्ट हो गया तो हम सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ जो हमारा वाइल्ड लाइफ है उसको हम खो देंगे, हमेशा हमेशा के लिए वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो उसको ध्यान कर रख कर गवर्नमेंट जो है वो एक लीगल एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया को नोटिफाई करती है, राइट। तो ये हो गया हमारा नेशनल पार्क। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है कि बेसिकली हम क्या करते हैं कि किसी खास स्पीशीज़ को ध्यान में रखकर एक पर्टिकुलर एरिया को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, बाकी इंटरवेंशन उसमें ना हो सके। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि नेशनल पार्क जो है ना उसमें हमारा कोई ऐसा नहीं होता किसी खास स्पीशीज़ को ध्यान में रखकर उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं, बल्कि वहाँ क्या होता है कि इकोसिस्टम को ध्यान में रखकर जो हाईली इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है उनको हम करते हैं। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किसी खास स्पीशीज़ को ध्यान में रखकर हम एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं। उसमें और भी हो सकते हैं स्पीशीज़, लेकिन फोकस किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ पे होता है, जैसे टाइगर हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, वल्चर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस।
और ये होता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आउटर एरिया में हमारा ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व हो सकता है, जैसे कि जो हम ग्रेजिंग के लिए जानवर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पास्चर्स के लिए कर सकते हैं। लेकिन नेशनल पार्क में वहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होता है, याद रखिएगा। तो ये डिफरेंस हो गया इन दोनों के बारे में। वही चीज़ जो है ना मैंने यहाँ पे लिखा है कि वो क्या होता है, कि नेशनल पार्क क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, और बायोस्फीयर रिजर्व अभी हम देखेंगे, ठीक है ना। तो यही कह रहा है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये जो है बताता है हमें नेशनल पार्क के बारे में, और बताता है वो किसके बारे में, वो कहता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, कि ये दोनों क्या है, एक प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है, राइट। ये दोनों इसमें इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है वो खास स्पीसीज को ध्यान में रख के करते हैं। इसके बाद जो हमारा में आता है वो आता है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। ये क्या होता है, देखिए 1971 में यूनेस्को के द्वारा एक प्रोग्राम शुरू होता है, वो था MAB यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें क्या होता है कि उनका ये था कि हम इन्वायरमेंट को कम्प्लीटली ह्यूमन से अलग करके अगर देखेंगे ना तो एक कनेक्शन नहीं बन पाएगा ह्यूमन में और इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि ह्यूमन को इन्वायरमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट बनाने की कोशिश किया, और एक प्रोग्राम को लॉन्च किया मैन एंड बायोस्फीयर। उसमें क्या है कि ये बायोस्फीयर रिजर्व, जिस भी एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करते हैं ना, उसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट एक इंटीग्रल पार्ट होता है। तो ध्यान रखिएगा, नेशनल पार्क में ह्यूमन का इंटरवेंशन नहीं होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इंटरवेंशन होता है लेकिन लिमिटेड होता है, और बायोस्फीयर रिजर्व में हम अलाउ करते हैं। लेकिन इस बायोस्फीयर रिजर्व को भी 3 जोन में बांटते हैं, 3 जोन में, याद रखिएगा। इस बायोस्फीयर रिजर्व को वो है हमारा कोर जोन, बफर जोन एंड ट्रांजिशन जोन। तो ये कोर जोन को छोड़कर बाकी दोनों में ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ होता है, ठीक है ना। जैसे कि फार्मिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फिर ग्रेजिंग एंड पास्चरिंग ऑफ एनिमल्स हो गया, वो अलाउ होगा। लेकिन बफर जोन में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व में नेशनल पार्क भी आ सकता है, राइट। ये हो गया हमारा बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, ठीक है ना। तो यही यहाँ लिखा है कि पीपुल आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपको याद रखना है। तो ये एक ब्रीफ हो गया हमारा किसके बारे में, कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। अब फॉर द 1972 ये जो हमारा एक्ट है ना, वो एक्ट को अमेंड करते हैं अलग अलग टाइम में, और उसको और स्ट्रिक्ट बनाते हैं, ताकि कोई भी अगर हंटिंग करे, इलीगल हंटिंग वगैरह करे, तो उसमें स्ट्रिक्ट उस पर पेनल्टी लगे। तो वो अलग अलग एक्ट, जैसे कि 2003 का एक्ट हो गया अमेंडमेंट, फिर 2006 का हो गया, उसमें कैसे जो पर्टिकुलर एरिया में जहाँ ह्यूमन एक्टिविटी लिमिटेड है वहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको किसका अधिकार है, वो चीज़ें। तो ये हो गया इसके बारे में। प्लस अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करें तो हम 42nd अमेंडमेंट 1976 यानी कि 42nd अमेंडमेंट में हमने कुछ प्रोविज़न किया है ताकि सिटीजन को और स्टेट को दोनों को लायबल बना जाए इन्वायरमेंट के लिए। जैसे कि अगर हम DPSP की बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो उसमें क्या है आर्टिकल 48A, उसमें ये बताया गया है कि ये सरकार का, स्टेट शैल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार का दायित्व है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें। साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि हम सिटीजन्स के लिए होता है कि एज ए सिटीजन हमारा क्या एक कर्तव्य है अपने देश के लिए, तो उसमें आर्टिकल 51A क्लॉज G में मेंशन है कि हमें इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए इनिशिएटिव लेना होगा, राइट। ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो आर्टिकल 48A DPSP हो गया एंड आर्टिकल 51A क्लॉज G वो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हो गया जो कि हमें बताता है वाइल्ड लाइफ के बारे में, राइट। प्लस इसी 1976 जो अमेंडमेंट एक्ट है ना 42nd 1976 में, तो 42nd अमेंडमेंट में इस वाइल्ड लाइफ को स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र किया गया, यानी कि इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के दोनों कानून बना सकते हैं, राइट। तो ये सब इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया। अब हम क्विकली आते हैं बिहार में कि बिहार में कौन कौन से हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं एंड नेशनल पार्क है, वो देखते हैं। सबसे पहले बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारा क्या है, नेशनल पार्क है, याद रखिएगा, एक ही। वो है कहाँ पे, वाल्मीकि नगर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व क्यों बोल रहे हैं वो बताता हूँ आगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये जो हमारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ना, ये
ये हमारा एक नेशनल पार्क की तरह ही है। कैसे है वो देखते हैं। देखिए, ये जो हमारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, एक्चुअली ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। यहाँ पे बेसिकली टाइगर कंजर्वेशन को हम हाईली इंपॉर्टेंस दिए हुए हैं। तो बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क, और उस नेशनल पार्क में फोकस दिया गया टाइगर कंजर्वेशन पे। और उसमें जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, बेसिकली उसमें जो हमारा नेशनल पार्क एरिया है वो तो एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम ही है जहाँ की हम फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो आउटर एरिया में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, वहाँ पे हम टाइगर कंजर्वेशन पे फोकस कर रहे हैं। तो वही है कि जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ना, एक्चुअली वो मिलके बना है वाल्मीकि नेशनल पार्क प्लस वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वही यहाँ कह रहा है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व 1978 में वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना, और फिर जाके 1990 में वाल्मीकि नेशनल पार्क बना। इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो हमारा हो जाता है वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि इंडिया का उस समय या अभी भी 18th टाइगर रिजर्व है। 18th टाइगर रिजर्व याद रखिएगा, इंडिया का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व 18th टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एरिया कि ये जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ना, वेस्ट चंपारण में, ये 17% ऑफ जोग्राफिकल एरिया ऑफ वेस्ट चंपारण है। यानी कि मान लीजिए कि वेस्ट चंपारण में पूरा एरिया 100% है, तो 100% में 17% जो जोग्राफिकल एरिया है ना, वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेटा है ये। इसके बाद वाल्मीकि नेशनल पार्क का कुछ फीचर्स देखते हैं। वो क्या है कि ये हमारा 18th टाइगर रिजर्व है अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इनिशिएटिव उसमें 1973 में, उस इनिशिएटिव के तहत ये हमारा 18th टाइगर रिजर्व है, ये याद रखिएगा। और अब चूंकि इतने बड़े एरिया में इसको नोटिफाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ट्राइब्स वगैरह होंगे, तो वो कौन कौन से हैं। तो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट ट्राइब्स की, तो यहाँ पे थारू और ढांगर दो तरह के ट्राइब हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। थारू एक एसटी हम स्केड्यूल ट्राइब हो गए, और अगर ढांगर की बात करें तो इसमें आते हैं लोहरा, मुंडा, ओरांव एंड भूइयाँ, याद रखिएगा। ये 4-5 ट्राइब हमको मिलते हैं यहाँ पे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं यहीं पे वेस्ट चंपारण में आता है उदयपुर, याद रखिएगा, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये हमको 1978 में ही डिक्लेयर किया गया था, जिस समय कि वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर किया गया था। तो उदयपुर वेस्ट चंपारण में, वाल्मीकि यहाँ पे वेस्ट चंपारण में। अब ये एक्चुअली है क्या, तो उदयपुर जो है ना, बेसिकली एक वेटलैंड है। वेटलैंड क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में बताया, आप देख लीजिएगा। वेटलैंड एक फ्लड प्लेन ऑफ गंडक रिवर, तो यहीं पे याद रखिएगा कि यहाँ से गंडक रिवर निकलती है, ठीक है ना, वाल्मीकि नगर से होकर निकलती है और यहाँ जाके मिलती है गंगा में। तो यहाँ से गंडक रिवर जब निकलती है ना, तो एक वेटलैंड बनाती है। तो जो फ्लडेड एरिया है ना, फ्लड प्लेन, उस फ्लडेड प्लेन में हमारा होता है उदयपुर सेंचुरी को नोटिफाई किए हुए हैं। तो आपको बस दो याद रखना है कि वेस्ट चंपारण में है वाल्मीकि एंड उदयपुर, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कैमूर। ये है हमारा कैमूर जिला। तो कैमूर जिला जो है ना, वो भी हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1979 में डिक्लेयर किया गया था। और पूरे बिहार का सबसे जो लार्जेस्ट सेंचुरी है ना, वो है हमारा कैमूर का, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, लार्जेस्ट सेंचुरी ऑफ द बिहार है ये। इसके बाद आता है हमारा गया जिला में, वो कौन सा है, तो वो है गौतम बुद्धा बर्ड सेंचुरी, याद रखिएगा, गौतम बुद्धा बर्ड सेंचुरी। ये कब हुआ था, तो 1976 में डिक्लेयर हुआ था, याद रखिएगा। और ये जो हमारा है ना, ये 2 स्टेट के द्वारा शेयर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2 स्टेट शेयर करता है बिहार में जो है, तो वो है हमारा गौतम बुद्धा। ये हो गया गया जिला बिहार का, और कोडरमा हो गया झारखंड का। तो ये गौतम बुद्धा जो है वो बिहार और झारखंड से शेयर करता है, ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद जो हमारा आता है वो है जमुई का, वो है नागी नकटी। ये तो आपको पता ही होगा, अभी पिछले साल का हमारा करंट अफेयर है कि बर्ड फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया है, फर्स्ट हमारा बिहार का। तो ये है नागी नकटी डैम, कहाँ पे है वो, जमुई में है, नागी नकटी बर्ड सेंचुरी। तो ये क्या है, 1991 में इसको हमको दर्जा मिला, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है, किस चीज़ का, बर्ड का, बर्ड साइटिंग का, या फिर बर्ड, इसमें हमारा माइग्रेटरी बर्ड्स है ना, वो यहाँ पे बहुत आते हैं। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट IBA है। वो क्या होता है, तो IBA होता है इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया, जो कि डिक्लेयर होता है किसके द्वारा, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा, याद रखिएगा।
नागी नकटी जो है वो ना सिर्फ हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बल्कि एक इम्पॉर्टेंट IBA है, इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है। तो ये हमारा हो गया इसके बारे में। इसके बाद जो आता है वो आता है राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर पंत सेंचुरी। याद रखिएगा, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या पंत सेंचुरी इसको हम कहते हैं। तो ये जो है वो 1978 में हमारा क्या हुआ था, इनैक्ट हुआ था, मतलब बना था। और ये कहाँ पे होता है, तो ये नालंदा में, याद रखिएगा नालंदा में। और ये 5 माउंटेन से घिरा हुआ है। जब आप फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे ना, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि नालंदा में हमारा 5 जो पहाड़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से हैं, तो वो देखिए रत्नगिरी, विपुलगिरी, वैभवगिरी, सोनगिरी, उदयगिरी। ये 5 पहाड़ आपको याद रखने होंगे। तो ये हो गया हमारा नालंदा में हो गया राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पंत सेंचुरी। इसके बाद हमारा आता है भीम बांध। ये कहाँ पे है, मुंगेर। ये है लोकेशन मुंगेर का। ये है बांका, भागलपुर, ये मुंगेर, ठीक है। तो भीम बांध कहाँ पे है, मुंगेर में है। ये 1976 में इसको डिक्लेयर किया गया था और ये लोकेशन क्या है, मुंगेर, भीम बांध मुंगेर में। इसके बाद जो आता है वो आता है विक्रमशिला, भागलपुर में। तो विक्रमशिला बेसिकली गंगेटिक डॉल्फिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विक्रमशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, भागलपुर में। कब हुआ था वो, तो 1991 में इसको डिक्लेयर किया गया था। और यहाँ पे जो गंगेटिक डॉल्फिन है ना, इसके द्वारा ही जो बहुत एफर्ट चलाया गया और फिर जाके नेशनल जो हमारा एक्वेटिक एनिमल गंगेटिक डॉल्फिन को डिक्लेयर किया गया था। तो इनकी एग्जिस्टेंस को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक डेंजर बना हुआ था। इसलिए अलग अलग पैरामीटर्स के तहत इनको एक कंजर्वेशन इनिशिएटिव लिया गया। वो कौन कौन सा, तो देखिए वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है ना हमारा, उसमें 6 शेड्यूल हैं अलग अलग इंटेंसिटी वाइज, यानी कि शेड्यूल 1 से लेकर 6 तक जो हाईली इंपॉर्टेंट होते हैं ना एनिमल, जो कि एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं, बहुत ही लिमिटेड हैं वो बचे हुए, उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। उनको हम शेड्यूल 1 और 2 में रखते हैं। तो इसी के तहत शेड्यूल 1 में, यानी कि हाईएस्ट प्रायोरिटी एनिमल्स को हम रखते हैं शेड्यूल 1 में। तो गंगेटिक डॉल्फिन है वो शेड्यूल 1 ऑफ वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इंक्लूडेड है। शेड्यूल 1 में जो भी एनिमल हैं, अगर उनको आप कुछ भी करते हैं तो बहुत ही हाईएस्ट लेवल ऑफ पेनल्टी लगता है, बहुत ही हाईएस्ट लेवल। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शेड्यूल 1 में है ये। प्लस IUCN जो होता है वो भी हमारा एक एफर्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। अलग अलग हैं, आप जब जो इन्वायरमेंट पढ़ोगे ना तो उसमें IUCN हो गया, साइट्स हो गया, CBD हो गया, कार्टाजीना हो गया, स्टॉकहोम हो गया, बेसल्स कन्वेंशन, रोटरडैम कन्वेंशन, बहुत सारे अलग अलग हैं। तो उसी में से कुछ कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। तो IUCN के मुताबिक ये इंडेंजर्ड है, याद रखिएगा इसका स्टेटस इंडेंजर्ड है। लेकिन साइट्स की बात करें तो उसमें अपेंडिक्स 1 में आता है ये। और अगर CMS की बात करें, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, उसमें क्या होता है, अपेंडिक्स 2 में है ये, ठीक है ना। CMS क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। तो ये हमारा हो गया विक्रमशिला के बारे में। अब हम बात करते हैं कंवर झील, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंवर झील कहाँ है, बेगूसराय। बेगूसराय कहाँ है, यहाँ है बेगूसराय, मुंगेर से सटा हुआ। ये कंवर झील क्या है, एक रमसार साइट भी है जो कि 2020 में इसको डिक्लेयर किया गया है। इसमें बहुत सारे इशू क्या क्या हैं वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, आप देख लीजिएगा। तो कंवर झील कहाँ पे है, ये बेगूसराय में। कब डिक्लेयर किया गया था ये, तो 1987 में इसको डिक्लेयर किया गया था। अब ये क्या है, एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट बन सकता है, याद रखिएगा। एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है जो कि नदी के मिएंडरिंग करने के कारण बनता है, ठीक है ना। रेसिडुअल ऑक्सबो लेक है, याद रखिएगा पहला फैक्ट। दूसरा, इट ऑकर्स ड्यू द मिएंडरिंग ऑफ रिवर गंडक। रिवर गंडक के मिएंडरिंग के कारण ये यहाँ पे हमको मिलता है। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि बिहार में कौन सा लेक जो है ना वो हमारा रेसिडुअल ऑक्सबो लेक है, तो वो है हमारा कांवर झील। अगर बोलता है कौन सा बिहार में एशियाज लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है, फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक, तो वो हमारा कौन सा है, कंवर झील। इसको 2020 में रमसार साइट का टैग दिया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। टोटल रमसार साइट जो इंडिया का है वो 49 हो गया, 49। 2 रिसेंटली ऐड हुआ है, गुजरात में और यूपी में, याद रखिएगा। बताइएगा कौन सा है। ये कंवर झील के बारे में हो गया। फिर हम बात करते हैं गोगाबिल। गोगाबिल कहाँ है, कटिहार में। कटिहार कहाँ है, यहाँ पे कटिहार है, ठीक है। किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया वगैरह इधर हमारा ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो बंगाल से सटा हुआ है। तो ये कटिहार है। कटिहार में ये गोगाबिल बर्ड रिजर्व है। अब देखिए क्या होता है ना कि इसको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के दर्जा अभी मिला नहीं है। कोशिश है कि इसको दे दिया जाए, लेकिन ये उसको दिया नहीं गया है। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट बर्ड रिजर्व साइट है, ठीक है ना। इसको 2019 में बिहार का पहला कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व बनाया गया है।
कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व। ये क्या होता है? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2003 अमेंडेड, यानी कि इस 1972 का जो एक्ट है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसको 2003 में अमेंड किया गया। अमेंडमेंट में कुछ टर्म्स इंक्लूड किया गया, कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व। ये क्या होता है? देखिए, इसमें क्या होता है कि एक कम्युनिटी लैंड या फिर एक पर्टिकुलर लैंड जो किसी कम्युनिटी के द्वारा अगर हमारा वो अलॉटेड है या उनका है, और उस पे वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है हमारे इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर वो सरकार को आवेदन देते हैं, एक उनको सरकार को रिक्वेस्ट करते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया को कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर किया जाए, तो एक लीगल सपोर्ट मिल जाता है ताकि उस एरिया में हमारा कोई भी इलीगल एक्टिविटी वगैरह ना हो और एक ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट एक ऐसे रिलेशन बने। तो मतलब कम्युनिटी इनिशिएशन और कम्युनिटी मैनेजमेंट कैसा हो, उसके तहत हमको ये होता है। तो गोगा बिल को कम्युनिटी रिजर्व का स्टेटस मिला हुआ है एंड कंजर्वेशन रिजर्व का, याद रखिएगा। ये जो है हमारा ये गोगा बिल के बारे में, कहाँ पे? ये कटिहार में। तो बिहार का पहला कंजर्वेशन रिजर्व या फिर कम्युनिटी रिजर्व वो कौन सा है? वो है हमारा गोगाबिल बर्ड रिजर्व। याद रखिएगा, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, इसको सेंचुरी डिक्लेयर करने की बातें चल रही हैं लेकिन हुआ नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये कम्युनिटी रिजर्व से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन जाएगा ना, तो गवर्नमेंट की और ज़्यादा फंडिंग आएगी और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमारा इलीगल एक्टिविटी को रोक दिया जाएगा। एक फुल प्रोटेक्शन मिलेगा, एक लीगल बैकअप मिलेगा कि अगर उसको कोई ऑफेंस करता है ना, तो पेनाल्टी उसको हो जाएगा। आइदर वो वॉलंटरी हो सकता है या फिर प्रिजन हो सकता है, जेल हो सकता है, राइट। तो ये हमारा गोगा बिल का हो गया, याद रखिएगा। इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि 2004 में इसको IBA मिला था स्टेटस, IBA इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया। वो अभी मैंने बताया था, यहाँ पे देखिए बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा ये डिक्लेयर होता है, जो कि डिक्लेयर किया गया था नागिनक्टी डैम जो है ना जमुई में। तो नागिनक्टी बर्ड सेंचुरी, इसको भी डिक्लेयर किया गया IBA, और इसको भी डिक्लेयर किया गया है IBA 2004 में। 2019 में इसको स्टेट्स फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व का टाइटल मिला हुआ है, याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है। इसका लोकेशन देखें तो ये ऊपर में महानंदा और कंकार नदी, और नीचे साउथ एंड ईस्ट में गंगा से ढका हुआ है, ये हमारा इनक्लोज्ड है, राइट। तो ये हमारा हो गया गोगा बिल के बारे में। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है आपका बरेला लेक। वो कहाँ पे है? ये है वैशाली, ठीक है ना। वैशाली में हमारा बरेला लेक बर्ड सेंचुरी, जिसको कि अदर नेम से भी जानते हैं, वो है हमारा क्या? वो है हमारा सलीम अली जुब्बा सानी बर्ड सेंचुरी। तो ये याद रखिएगा, 1997 में इसको मिला था दर्जा, और वैशाली इसका लोकेशन हो गया, और इसको वही कहते हैं सलीम अली जुब्बा सानी बर्ड सेंचुरी। तो सिंपली लोकेशन याद रखिएगा, बरेला लेक कहाँ पे है? वो है हमारा वैशाली में है, राइट। इसके बाद लास्ट हमारा आता है दरभंगा में, वो है कुशेश्वर स्थान। ये क्या है? दरभंगा में बेसिकली 14 या 15 विलेजेज हैं ना जो वाटर लॉक्ड हैं, उनको उन एरिया को मिलाकर एक हमारा डिक्लेयर किया गया, उसको एक ऐसा प्लेस जहाँ की इकोलॉजिकली हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है वो, राइट। तो इसमें सिंपली याद रखिएगा कि कुशेश्वर स्थान जो है ना वो हमारा दरभंगा में है। कुशेश्वर स्थान सेंचुरी वो कहाँ पे है? वो हमारा है दरभंगा में। तो इस तरीके से बिहार में टोटल कहाँ कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और उनमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि अगर हम बोलें लार्जेस्ट कौन सा है तो कैमूर है, अगर बोले इकलौता नेशनल पार्क कौन सा है तो टाइगर रिजर्व हमारा वाल्मीकि हो गया। फिर बोलेगा कि अगर IBA किसको मिला है, जैसे IBA का टैग किसको मिला है, वो नागिनक्टी एंड गोगाबिल हो गया। फिर बोलेगा अगर कि रेसिडिबल लेक कौन सा बनता है तो वो हमारा बनता है कंवर झील। रमसार साइड कौन सा है? कंवर झील हो गया। गंगेटिक डॉल्फिन कहाँ है तो वाल्मीकि विक्रमशिला वाले में हो गया, राइट, ये हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो बरेला लेक हो गया, मतलब ये सब एशिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक, ये हमारा कंवर झील हो गया। तो इनका लोकेशन और इनका फीचर ये हमारा हो गया पूरा बिहार का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बिहार का नेशनल पार्क, राइट। तो आई थिंक मैंने बहुत ट्राई किया कंसाइज वे में आपको दिया जाए नोट, ये इसको रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन, और नेक्स्ट जो है वो कौन सा टॉपिक शुरू करना है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।